की कहानी। उड़ान की कहानी। रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और एक और नई उड़ान की कहानी लेकर उपस्थित हो चुके हैं मैं हूँ रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। और आज की एक उड़ान की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने स्वास्थ्य की दुनिया में अपना कदम जमाया है। और बिल्कुल हम कहते हैं ना कि महिलाएं हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, पर जो समाज को भी हेल्दी बनाने का दावा करे, उनके लिए भी कुछ करे, तो भाई लगता है कि सच में ये उड़ान बहुत ही कामयाबी की उड़ान है। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती निवेदिता नाथू जी, जो 32 वर्षों से वेलनेस की इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ वे एक चेयरपर्सन रह चुकी हैं NWEC की, और साथ ही साथ वे डायरेक्टर रह चुकी है NEF की, और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। निवेदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। धन्यवाद रत्ना जी। और नमस्कार आपको और आपके सारे श्रोताओं को भी मेरा तहे दिल से बहुत बहुत प्यार से आपका हम स्वागत करते हैं। और आज की उड़ान की कहानी बिल्कुल आपकी कहानी होगी। तो पहले तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे निवेदिता जी, आपने जब वेलनेस की दुनिया में कदम रखा, वैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि 32 वर्ष हो चुके हैं, तो आपने कैसे सोचा? 40 वर्ष, नॉट 32 वर्ष, माय बैड, बिल्कुल। तो चलिए 40 वर्षों से आप इसमें हैं। तो निवेदिता जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने पहले आपकी जो यहाँ तक की जो यात्रा रही है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसका आरंभ हुआ, हमें ज़रूर बताइए। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था वो मेकअप का और ब्यूटिशियन बनने का। तो मैंने इस क्षेत्र में अपना पैर बढ़ाया। और खुशी की बात है कि मेरे जो पेरेंट्स थे और परिवार था, सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया। तो उस समय बहुत सारे लोग नहीं जाते थे इस क्षेत्र में। तो जब मैं गई तो मुझे लगा कि चलो इसमें स्कोप है, बहुत सारे स्कोप हैं। तो मैं और मेरी फूफू है सुनेत्री विश्वास, उसने भी मुझे बहुत ही एनकरेज किया। और उन पूरे परिवार के एनकरेजमेंट देकर मैं आगे बढ़ती गई। तो और आज 40 साल हो गए मेरे। मतलब यानी आपने पीछे पलट कर कभी नहीं देखा, बस आगे बढ़ते गए। और जितना सहयोग आपको मिला फैमिली का, फ्रेंड्स का, तो एक तरह से आपके रास्ते अपने आप खुलते गए। तो निवेदिता जी, जब आपने ब्यूटी के क्षेत्र में कदम रखा, तो पहले तो आपने जैसे इसकी इंफॉर्मेशन, इसका जो नॉलेज है गैदर किया होगा, तो कहाँ से आपने सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कहाँ से आप अपने आप को इसमें आपने शिक्षा ग्रहण की? शुरुआत में मैं भारत जाना चाहती थी। तो उस समय पिताजी की बात हो गई थी, कुछ लोगों को जानते थे इंडिया में, तो उनकी बात हो गई थी। फिर इस बीच शहनाज हर्बल जो है, वो उन्होंने अपना पहला स्कूल खोला था यहाँ पे, श्रीमती बरन चौबे जी और श्रीमती गजाधर जी के साथ मिलकर। तो मैंने सोचा कि वहाँ बाहर अकेले जाऊँ, मैं यहीं पर कर लूँ पहला कोर्स जो है। बिल्कुल। तो पहली जो कोर्स मैंने की यहीं पे मॉरिशस में की, क्योपिप में। और उसके बाद मैं बिल्कुल सिलेक्ट ही हो गई काम के लिए रॉयल पाल्म में। तो जैसे मतलब एक तरह से आपने बिल्कुल जैसा आपको चाहिए था वैसा होता चला गया। और बिल्कुल कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, रास्ते खुलते गए। तो बिल्कुल। तो जैसे एक तरह से कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से करना चाहते हैं और अगर उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज हमें मिल जाता है, तो फिर अपने आप आपके गोल्डन गेट्स खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल उड़ान की कहानी कुछ ऐसी ही है, और जहाँ पर हम बहुत सारे चैलेंजेस की भी बात करते हैं। तो निवेदिता जी, बेशक आपने जब शुरू किया होगा, तो एज अ स्टूडेंट आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए उस टाइम पर? स्टूडेंट में बहुत अच्छी थी। चलो। तो मैं बहुत जल्दी से सीख लेती थी। स्कूल में अच्छी नहीं थी, पढ़ाई में मैं काफ़ी कमज़ोर थी, पर जब काम सीखने गई तो मैं बहुत जल्दी सीख जाती थी। क्योंकि आई थिंक उसमें आपका शौक था, दिलचस्पी थी, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते थे हमेशा। और तो इसीलिए दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न क्यों मुझे सिलेक्ट किया गया था कि तुरंत ही मैं वो पहली थी जिसको तुरंत ही काम मिल गया था। मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे उस वक्त। और पूरा जो स्किन का एनाटॉमी का सब मैंने
क्लियर रख कर लिया दिया था। तो मैं समझती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई तो बिल्कुल जारी रखनी है, लेकिन आप वो चीज़ें करें जिनमें आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी हो। क्योंकि मैं समझती हूँ फिर वो एक काम नहीं लगता है, बर्डन नहीं लगता, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलती है और आप अपना पूरा 100% पोटेंशियल देंगे, मैं समझती हूँ। अभी 40 साल हो गए पर एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सुबह उठ के काम पे जा रही हूँ। मतलब आप को कहना नहीं पड़ता कि चलो जाओ भाई काम पर जाओ, यानी आपको एक तरह से वो आपको खुशी मिलती है, वो करने मिलते हैं। बिल्कुल खुशी मिलती है मुझे काम में जाने की, और काम में भी जाती हूँ तो जो चैलेंजेस काम में आते हैं उसको सॉल्व करने में और ज़्यादा खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि चलिए स्टूडेंट के टाइम पर आपने उतना चैलेंजेस फेस नहीं किया क्योंकि आपको इंटरेस्ट था इसमें, पर जैसे ही आपने कदम रखा काम के क्षेत्र में, यानी कर्म भूमि में जब आपने कदम रखा, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा सिनारियो था जहाँ पर आपको चैलेंजेस फेस करने का ऐसा कोई अवसर हुआ? एक से बढ़कर एक। ओके। एक से बढ़कर एक चैलेंजेस मिले मुझे। पहली बार जब मैं काम पे गई रॉयल पार्ल में, तो पता नहीं वहाँ पे एक रिवाज सा था कि जितने भी लड़कियाँ जाएंगी, हिंदू लड़कियाँ जाएंगी, तो उनको एक दूसरे नाम से बुलाते थे ये लोग, कैथोलिक नाम से बुलाते थे। ओके। तो मेरा नाम बदल कर वो नाताली रखना चाहते थे। ओके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज। हाँ, मैंने कहा नहीं, मेरा नाम तो निवेदिता है, आप मुझे निवेदिता ही बुलाएं। तो कहने लगे नहीं, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें प्रोनाउंस करने के लिए, तो इसीलिए जितने भी यहाँ पे हिंदू लड़कियाँ काम करती हैं उनको हम एक नाम देते हैं जो कि क्लाइंट्स के लिए भी इजी हो और हम सब के लिए भी इजी हो। मैंने कहा नहीं, और जब मुझे बुलाते थे उस नाम से तो मैं कभी जवाब भी नहीं देती थी। तो वो लोग मुझे निवेदिता ही कहकर बुलाने लगे। ओके। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई क्षेत्रों में आप जब जाते हैं तो ऐसी सारी चीज़ें भी होती है जहाँ पर आपको अड़कर खड़े रहना है कि जो है जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो वो तो एक पहला, पर वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि अगर कोई आपको दूसरे नाम से पुकारे तो आपको अपना नाम, तो वो आपकी आइडेंटिटी है। मैं बिलीव आपकी आइडेंटिटी है। जी हाँ, जो आप जिस नाम से हैं, जैसे हैं, जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं, मैं समझती हूँ उसी को आपको लेकर चलना है। उसे बदलना मतलब कहीं ना कहीं आपके आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल देना होता है। तो एक तरह से बिल्कुल आपने जब वेलनेस की इंडस्ट्री में कदम रखा, ये तो चलिए आपने जब काम करना शुरू किया, आपने बताया कि काफ़ी सारे चैलेंजेस नाम को लेकर, फिर काम में आपको कोई अपना अनुभव याद है जो आपने अपने क्लाइंट्स के साथ फेस किया हो? पहले हफ्ते में जब मैं काम पे गई तो मैं गाँव की लड़की थी, मौसम से आई थी। तो जब मुझे कहा गया कि आपको फ़ोन उठाना है, तो मुझे फ़ोन उठाने में इतना डर लगता था। आपको क्या बताऊं? मतलब लोगों से बात करना। हाँ, लोगों से बात करना, फ़ोन उठा कर कहना कि हाँ आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आपका अपॉइंटमेंट लिखती हूँ। वो मुझे लगा कि मैं ये कैसे करूँगी, इतना बड़ा काम लगता था वो। पर आज जब मैं देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको आप परिवार से निकल कर जाते हो, आप एक गांव से निकल कर जाते हो, और एकदम से आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सामने रख दिया जाता है और आपको डील करना है। और उस समय कोई ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी नहीं, ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल, जैसे पब्लिक स्पीकिंग वाला कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होता था। क्योंकि आजकल आप देखिए जहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आपको प्रेजेंटेशंस तैयार करना होता है। आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके सामने आपको खड़े रहकर अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट वाली जो स्किल्स होती हैं, तो मैं घर पे आकर मम्मी के सामने, पापा के सामने फ़ोन उठाकर रिहर्स करती थी। ऑफ कोर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज हमें जब पब्लिक स्पीकिंग में डाला जाता है, जहाँ पर हमें लोगों के साथ, रैंडम लोगों के साथ बात करना, ये मैं समझती हूँ जनता जनार्दन के साथ बात करना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि कैसा क्लाइंट आपके सामने आ रहा है, उसकी डिमांड्स क्या होगी, उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा। बिल्कुल। तो ये मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो जब आपने वेलनेस इंडस्ट्री में कदम रखा निवेदिता जी, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या थी? ब्यूटी, हेल्दी स्किन या फिर न्यूट्रिशन? इस पर से आपने क्या, मतलब किस क्षेत्र में आपने आगे बढ़ना सोचा? शुरुआत तो मैंने ब्यूटी से की थी जी।
फिर बाद में चलते चलते इट वाज एन इवॉल्विंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही थी। सही। उस समय ज़्यादा बोलबाला नहीं था स्पा का, ज़्यादा बोलबाला नहीं था योगा का। तो इंडस्ट्री ऐसी थी कि हम लोग पायनियर्स थे उस इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो हम जैसे भी चाहते थे उसको मोड़ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय मैंने एक पहली चैलेंज जो मैंने फेस किया था वो स्टाफ का था। फिर बाद में क्योंकि मैंने जब काफ़ी साल काम किया वहाँ पे, फिर बाद में मैंने अपना खुद का सामान बनाया और उसके बाद स्पा भी बनाया। तो मुझे लगा कि स्टाफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस वक्त। स्टाफ को ट्रेन करो, कैसे ट्रेन करना है वगैरह। तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उषा विदेशी, हम दोनों ने मिलकर स्कूल खोला, कॉम्प्लेक्शन स्कूल ऑफ ब्यूटी थेरापी। ओह वाओ। हाँ, कैट्रोबोन में। तो वहाँ पर हमने लगभग 3,200 तक स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया था। ओह वाओ। मतलब ये फिर वो लोग किसी भी क्षेत्र में जाकर या खासकर जब वहाँ पर ब्यूटी सलून्स होते हैं वहाँ पर जाकर अपने आप को मतलब डाल सकते हैं वहाँ पर उस काम में। उस समय के मोस्ट ऑफ द होटल्स जो थे वो हमारे ही स्टूडेंट्स को लेते थे काम करने के लिए। मतलब सर्टिफाइड एक तरह से देखा जाए तो हमारे स्कूल सर्टिफाइड थी। सर्टिफाइड थी और एक्रीडिटेड भी थी। तो मैं साउथ अफ्रीका गई, वहाँ से एक्रीडिटेशन ली मैंने स्कूल के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया से भी मैंने एक्रीडिटेशन ली थी स्कूल के लिए। तो काम बहुत अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा काम हुआ था। और लगभग आप सोचिए उस समय में हम लोगों ने लगभग 3,200 लोगों को ट्रेन किया था। ये कितने साल पहले की बात है आप बता रहे हैं? अब ये तो अभी 10 साल नहीं 15 साल से हमने स्टॉप किया उसको। क्योंकि उस समय फिर क्या हुआ कि IBTB ने स्कूल खोला था ब्यूटी का। हाँ। तो वो लोग शायद 500 रुपये में कोर्स दे रहे थे। तो हम सर्वाइव नहीं कर पाए। बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यूज भी हम देखें तो कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो हमें उसको क्लोज डाउन करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। और फिर बाद में बट एक तरह से देखा जाए तो आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो जैसे इस दौरान भी आपने बहुत सारा अनुभव खुद के लिए भी गैदर किया होगा। मैं समझती हूँ एज अ टीचर जब आप दूसरों को ट्रेन करते हैं तब भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, बिल्कुल सीखने में बहुत। और फिर उस समय मैं काफ़ी ट्रैवल भी करती थी। हाँ जी। और मैंने फर्दर कोर्सेज किए थे सिंगापुर में और साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ से सीखकर यहाँ बच्चों को मैं सिखाती थी। मतलब जैसे एक तरह से सीखना एंड देन फिर सिखाना। एक तरह से ये जैसे, और मैं समझती हूँ जो सीखने की जो प्रतिक्रिया है गोज लाइफ लॉन्ग, क्योंकि अभी भी हम जैसे और खासकर अभी भी सीख रही हूँ। दैट इज़ व्हाट। क्योंकि मैं समझती हूँ आज पहले के ज़माने में जहाँ पर ब्यूटी सलून्स होते थे, मैं समझती हूँ 20 साल या 25 साल पहले की हम जब बात करें तो पहले जो तैयार होने का ढंग होता था, मेकअप लगाने का जो ढंग होता था, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो लिमिटेड हुआ करते थे। बहुत सारी चीज़ें आज देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। उड़ान की कहानी। उड़ान की कहानी। और इसी के साथ आज हमारे साथ वेलनेस इंडस्ट्री से आई हैं यहाँ पर श्रीमती निवेदिता नाथू जी। जैसे हर महिला की एक कहानी होती है, हर महिला के जीवन में सैक्रिफाइसेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं और साथ ही साथ बैलेंस करना। जी हाँ, जीवन को किस तरह से बैलेंस करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक महिला के लिए। तो चलिए जानते हैं निवेदिता जी ने कैसे बैलेंस किया सारा कुछ। निवेदिता जी, आपने भी काम शुरू किया, एक वेलनेस इंडस्ट्री आप चला रही हैं और साथ ही साथ आपने नई कंपनी के बारे में भी अब हम थोड़ी देर में जानेंगे, लॉन्च किया है। तो बीइंग अ वुमेन, आप शादीशुदा होने के बाद आपने घर को, प्रोफेशन लाइफ को किस तरह से मैनेज किया? मैंने तो पहले अपने परिवार को मैनेज किया, क्योंकि जब मुझे इतनी सपोर्ट मिल रहे थे उन लोगों से जी, और तो मैंने कहा अगर इतना सपोर्ट मुझे परिवार से मिल रहा है तो मुझे आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। सही बात, सही बात। तो मेरी मम्मी थी, मम्मी ने बहुत किया मेरे लिए। मेरे बच्चों को उन्होंने ही पाला मेरे बच्चों को शुरुआत के दिनों में। जी। और मेरी सास भी थी। तो
मेरे इन लॉज थे, मेरे मम्मी पापा थे, तो उन सभी का मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला। हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इतने सारे सपोर्ट मिलते हैं ना किसी महिला को, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जब तक हम जब अपने परिवार के भले का सोचती हैं, और अगर हमें परिवार का सपोर्ट मिलता है, खासकर हस्बैंड का, बच्चों का, माता पिता का, सास ससुर का जब सपोर्ट मिलता है, तो एक महिला को उनकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। और वो बहुत अच्छी उड़ान, बहुत लंबी उड़ान भरती है और बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ सकती है। और केवल ये उड़ान एक परिवार की उड़ान नहीं होती, साथ ही साथ जैसे हम हमेशा कहते हैं कि उड़ान की कहानी जो है वो एक महिला के सहयोग की कहानी है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में अगर देश विकसित हो रहा है, देश विकास कर रहा है, समाज विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग इसमें पूरी तरह से हम कह सकते हैं, इसमें उनका पूरा कंट्रीब्यूशन है और इसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। तो चलिए, जब हम वेलनेस की बात करते हैं और जैसे निवेदिता जी ने शुरू की खूबसूरती के साथ, और साथ ही साथ वे हेल्थ कॉन्शियसनेस की ओर भी बढ़ी, तो आपका ये जो डाइवर्जन था, कह सकते हैं कि जब आपने हेल्थ ब्यूटी के साथ शुरू की, पर धीरे धीरे करते हुए आपने हेल्थ की ओर भी ध्यान दिया, तो ये आपने किस तरह से, मतलब आपको कहाँ से ऐसे मन में आया कि अब हमें हेल्थ के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना ज़रूरी है? अच्छा, अगर आपको अपना स्किन अच्छा रखना है, यंग दिखना है, स्किन और बालों को अच्छा रखना है, तो आपको फेशियल करवाना होगा, आपको हेयर मास्क डालना होगा वगैरह वगैरह। पर इन द लॉन्ग रन आपको अपनी न्यूट्रिशन पे भी ध्यान रखना होगा। सही, बिल्कुल सही। अगर आप अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखोगे, कितनी भी मेकअप आप डाल लो, हाँ जी, वो आपको वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हेल्थ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा ब्यूटी उसी में दिखती है जिसकी स्किन हेल्दी हो, हेयर हेल्दी हो, और जो इंसान हेल्दी दिखता हो, और वो सिर्फ मेकअप से नहीं दिखता। सही बात। इट्स एन ओवरऑल। बिल्कुल। तो तब से मैं वो योगा करने लगी, प्राणायाम करने लगी, और न्यूट्रिशन पे भी मैंने बहुत ध्यान किया। इंडिया में मैंने कोर्सेज भी किए हैं, आयुर्वेदिक कुकिंग, क्या खाने के, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वगैरह। ट्रू। तो इट्स ऑल कम्स इन ए पैकेज। बिल्कुल। जैसे केवल आप खूबसूरती की बात नहीं करती, आप अंदरूनी खूबसूरती, जैसे हम कहते हैं ना कि खासकर न्यूट्रिशन से मिलने वाली जो हेल्दी ब्यूटी है, हेल्दी ब्यूटी, जहाँ पर आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपके बाल है वो शाइन करेंगे नेचुरली। क्या खाना क्या नहीं खाना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। और साथ ही साथ निवेदिता जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जहाँ पर हम वेलनेस की बात करती हैं, ब्यूटी की बात करती हैं, तो ये केवल महिलाओं के लिए आप देखती हैं, या अगर कोई पुरुष भी आपसे कोई एडवाइस मांगना चाहें तो पुरुषों को भी आप एडवाइस देती हैं? मेरे जो क्लाइंट्स होते थे सब होते थे, सब, यानी यूनिसेक्स, यानी जो भी आपके यहाँ आते हैं आप उनको गाइडेंस देती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अब जाते जाते मुझे ये महसूस भी हुआ कि जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं। रियली? हाँ, ओके। क्योंकि एक समय था जब महिलाएं हेल्थ कॉन्शियस, ब्यूटी कॉन्शियस थी, पर आजकल मैं समझती हूँ पुरुष भी अपने हेल्थ को लेकर कुछ कॉन्शियसनेस दिखाने लगे हैं। वेरी हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं। बिल्कुल। उनको काम का प्रेशर भी होता है। सही, बिल्कुल। तो ये सब सोचते में उनको एक बैलेंस करना होता है। बिल्कुल। तो ये लोग बहुत अभी आ रहे हैं योगा की तरफ, प्राणायाम की तरफ, और आयुर्वेद की तरफ भी बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बदल रहा है, समय बदल रहा है, दुनिया परिवर्तित हो रही है, और लोगों को अब जाकर कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का, एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, हमारा जो काम करने का ढंग है बदल रहा है। और आए दिन हम रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं जीवन शैली पर, यानी हमारी जो लाइफ स्टाइल्स है उस पर, तो इस पर कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात पहुंच रही है, और धीरे धीरे लोगों में भी वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो निवेदिता जी, आपने एक अभी रिसेंटली एक कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है वेलनेस स्टेप्स। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, ये किस तरह की कंपनी है और यहाँ क्या होता है इस कंपनी में? क्या है कि ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे पड़ाव देखे अपने जी। तो अभी कोविड के बाद काफ़ी मुश्किल समय गुजरा हर किसी के लिए। जी। तो मैंने सोचा इस कोविड के बाद मैं करूँगी क्या।
तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि बहुत सारे मैं खुद करती हूँ प्राणायाम, मैं खुद करती हूँ योगा, मैं खुद करती हूँ वो आयुर्वेद के अनुसार मैं अपना जीवन बिताती हूँ, दिनचर्या जैसे कहते हाँ हैं। दिनचर्या। हाँ। और मेरे बच्चे भी और मेरे पूरा परिवार, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको इम्पार्ट करूँ अब लोगों को। और मेरी बात हमेशा होती थी जो लोग बिज़नेस में होते हैं, तो हमेशा उनको एक प्रॉब्लम होती है कि दे आर सो स्ट्रेस, इतना सारा स्ट्रेस उनको है, अभी डेडलाइन को पूरा करना है, ये करना है, तो उनको स्ट्रेस इतना जकड़ा हुआ है। तब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि चलो लेट मी डू समथिंग फॉर यू कि तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, वो कंपनी बनाई वेलनेस स्टेप्स। उसमें प्रोग्राम ये है कि मैं लोगों को जाकर कंपनीज में प्राणायाम सिखाती हूँ। ओके। कि प्राणायाम कैसे किया जाए अच्छी तरह से, वो सलीके से, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हाँ। ओके। तो प्राणायाम कैसे करते हैं, और मैं उनको ये भी करती हूँ कि वात पित्त और कफ क्या है और कैसे उसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद आप अपने काम में कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं अगर वात पित्त और कफ बैलेंस्ड हो तो। हाँ। बिल्कुल। और उसमें मेडिटेशन भी आ जाता है। अगर ब्राह्मरी प्राणायाम के बाद अगर आप मेडिटेशन करो तो यू गो टू अनदर लेवल। बिल्कुल, आप ट्रांस में जाते हो। हाँ। आप कनेक्ट हो जाते हो एक तरह से। आपका जो कहते हैं ना कि इमोशनली आपका जो माइंड है, बॉडी है, फिजिकल, आपका वो एक अलग स्टेटस है, एक अलग लेवल पर पहुंचता है। और हमारा जो शरीर है ना रत्ना जी, वो बना नहीं है कि हम 6-8 घंटे तक बैठकर ऑफिस में काम करें। सही बात। हमारे शरीर ऐसा कहीं ना कहीं हम टॉर्चर कर रहे हैं ना हमारे शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे ऑफिस योगा भी लाते हैं। ओके। यानी आप चेयर पर बैठकर आप कैसे योगा कर सकते हो, आप कैसे अपने पैरों के लिए चलना पड़ेगा, हर 45 मिनट पर आप उठिए, चलिए कुछ कीजिए। तो यानी देखा जाए तो पानी क्यों पीना चाहिए वगैरह। हाँ? बिल्कुल। मतलब जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा काम इतने बजे से इतने बजे तक है, इसके बीच में हम टाइम नहीं निकाल पाते, तो इसी के अंदर आपने वो वेलनेस को इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर लोग भले ही आप कंप्यूटर के सामने 6-8 घंटे बैठकर काम करते हैं, पर उसी के अंदर आपको कैसे अपने आप को आप अपने वेलनेस का भी ध्यान रख सकते हो। बिल्कुल। किस तरह से आप ब्रीद कर सकते हो, कहीं पर भी आपका काम रुकेगा नहीं, उल्टा आपका काम करने का जो जज्बा है, जो आप कहते हैं ना एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी डेफिनेटली आपका काम करने। और बिल्कुल बिना थकावट के, यानी कई बार ऐसा होता है ना कि बर्नआउट्स हो जाते हैं। आजकल तो बर्नआउट मतलब एक ऐसा शब्द हमारे सोसाइटी में एंटर हो चुका है कि हर आए दिन हम इस शब्द को सुन रहे हैं कि भाई मुझे बहुत बर्नआउट हो रहा है। मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं, और जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं जहाँ पर बहुत सारा काम होता है, और सारा कहते हैं ना कि आजकल फिजिकल लोड कम हो गया है, मेंटल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये हमारे शरीर को और भी असर करता है। और जहाँ पर हम स्वास्थ्य को हम प्रावधान देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ पर बिल्कुल कॉर्पोरेट दुनिया से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी काम को बिना छोड़े वेलनेस को साथ में पैरेलल अपना सकते हैं। कहते हैं ना आपको बैलेंस होनी चाहिए, माइंड, बॉडी एंड सोल। बिल्कुल। अगर आप इसमें बैलेंस बनाकर चलें तो आपकी लाइफ जो है सही पटरी पर। बिल्कुल। और जैसे जब हम बात करते हैं नेशनल वुमेन, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, साथ ही साथ जब नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल की जब हम बात करते हैं, NWEC की बात, तो बहुत साल पहले की बात है ये। ओके। बट आपने बताया था कि आप उसकी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। जी। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप इस काउंसिल के साथ कैसे जुड़ी, और आप एक चेयरपर्सन होने के नाते आपका जो अनुभव था उस समय का, वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप साझा करें हमारे प्रोग्राम में। वो अगर आप किसी भी पद पे जाते हो, गवर्नमेंट पद पे जाते हो, तो आपको ये पावर मिल जाता है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। सही। तो जब मैं वहाँ पे नॉमिनेट हुई तो मुझे कुछ पता नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जी। तो मैंने पूरे साल के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मांगे, पढ़ा मैंने। तो मैंने कहा चलो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो
मेरी जो पहली प्रोजेक्ट थी वहाँ पे इंक्यूबेटर्स फॉर लेडीज़ मैंने बनाए थे। ओके वो ओके। इंक्यूबेटर्स क्यों चाहिए थे लेडीज़ को, और उस समय चाहिए थे और आज भी चाहिए रत्ना जी। इंक्यूबेटर्स आज नहीं है Okay. लेडीज़ के लिए। हाँ हाँ। तो इंक्यूबेटर्स में क्या हो जाता है, जो लोग जो वहाँ पे आते थे, बास्केट बनाते थे, फूल बनाते थे, एम्ब्रॉयडरी करते थे, कुछ भी आर्टिस्टिक काम करते थे, तो उनको सिर्फ अपना काम आता था, उनको कॉस्टिंग नहीं आता था। उनको पता नहीं होता था कि उनको नहीं पता कैसे कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे मनी जनरेट करना कैसे है, मनी जनरेट करना है, कैसे बैंक से लोन लेना है, वगैरह वगैरह। तो सब इंक्यूबेटर्स में हम सब सिखाते थे उनको। और उस समय मैंने एक काम ये भी किया था, मैंने जितने भी होटल्स हैं मॉरिशस में, सारे होटल्स के डायरेक्टर से मैं मिली और मैंने उनसे कहा कि इन लेडीज़ को एक टेबल दे दें आप, एक आउटलेट दे, मतलब एक टेबल दे दें हफ्ते में सिर्फ एक बार। हफ्ते में एक बार एक टेबल दे दें ताकि वे लोग आके अपना सामान बेच सकें। और वो सारे सामान मैं खुद स्क्रूटनाइज करती थी, मैं सिलेक्ट करती थी। हाँ, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स को कहाँ एक्सपोज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्वालिटी अच्छी हो तब जाएगी, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो उनको और ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपना क्वालिटी इम्प्रूव कर सके। बिल्कुल उसका जो फिनिशिंग है उसको ठीक से कर सके। वो जो है मुझे मार्क कर गया कि इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग, क्योंकि लेडीज़ महिलाएं एक रात में एक बार तो एक महिलाएं रोने लगी मेरे सामने, कहने कि मैंने एक रात में 8,000 कमाए। मतलब एक ही दिन में उन्होंने इतने सारे अपने सामान बेच दिए होटल में जाकर कि 8,000 कमा लिए थे। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, किसी भी लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर बैठे बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहती हैं, लेकिन नहीं जानती कहाँ जाना है। और मेरी फिलॉसफी हमेशा ये रही है, नेचर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। अगर आप समुद्र में जाएं तो आप देखेंगे जो बड़ी सी जो मच्छी जा रही है, लाबालन कहते हैं, वो जा रही है, उसके स्किन पे छोटी छोटी मछलियाँ लगी हुई है, कुछ खा रही है, तो उसके स्किन में जो मॉस लगे हुए हैं तो उसको निकाल रही है, तो उसको साफ कर रही है। बिल्कुल। उनका पेट भी भर रहा है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बड़ी मछली के लिए भी जगह है नेचर में, और छोटी मछलियों के लिए भी जगह है। और मैं समझती हूँ जब हम प्रकृति से कुछ लेते हैं, लेते तो हम सब है, लेना सभी चाहते हैं, देने की क्षमता, जैसे कहते हैं ना कि ऑलवेज ट्राई टू गिव, जितना आप ज़्यादा दोगे हमेशा बढ़ेगा जितना। पर अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। इंसानों की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। सही कहा। बड़ी मछली जो है हमेशा छोटी मछली को खाने में लगी रहती है। बिल्कुल सही। और जो बड़ी कंपनी होती है, बड़ी छोटी कंपनी को ग्रो नहीं करने देते। ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही गलत बात, हमें ये बात मैं बिल्कुल सहमति जताती हूँ इसके लिए कि सही बात में समाज में आज देखा जाए तो जो एक स्तर पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बेशक अगर हम छोटों का हाथ पकड़ के उनको भी ऊपर चढ़ना सिखाए तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से उनके लिए भी जगह बना रहे हैं, और साथ ही साथ आप ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रहे हैं, आप उनको भी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये होता नहीं है, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो हमारे समाज में आज देखी गई है। पर चलिए, ये तो बात समय समय की बात है, लेकिन जो लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं, जैसे आपने बताया कि नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल ये आज भी महिलाओं को मौका देती है, और जैसे उन्होंने कहा कि मौका ही नहीं देती, उनको आगे कैसे बढ़ना है। जैसे मैं कई सारे प्रोग्राम में ये वाक्य का प्रयोग कर चुकी हूँ कि अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को खाना देंगे तो हो सकता है कि कल वो दोबारा आएगा आपके यहाँ खाना मांगने के लिए, पर आप उन्हें पैसे जनरेट करना सिखाएं। बिल्कुल। खाना कैसे उगाना है, कैसे बनाना है, कैसे पकाना है, आप अगर उनको सिखाएंगे, खुद भी खाएंगे, पूरे परिवार को भी खिलाएंगे। बिल्कुल, कहीं पर हाथ फैलाने वाली नौबत नहीं आएगी। तो जैसे आपने बताया, और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि उसके बाद ये जब आप बने थे चेयरपर्सन, ये कितने साल पहले की बात है निवेदिता जी?
9 आई थिंक 2008 2009। और आपने फेसबुक में देख लिया होगा मेरे घर में। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि बहुत लंबा समय, बहुत ही लंबा समय, और साथ ही साथ आप NEF यानी नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की भी प्रेसिडेंट अध्यक्षा रही हैं, डायरेक्टर रही हैं। तो उसका एक्सपीरियंस हमें बताएं कि आपने कैसे ज्वाइन किया इस फाउंडेशन को। वहाँ पे भी मैं नॉमिनेट हुई थी, और वहाँ पे मुझे एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है लोगों के लिए तो वो संभव हो सकता है वहाँ से। और दूसरी बात ये भी मुझे समझ में आई थी कि जो पैसा इयरमार्क होता है गरीबों के लिए, तो मान लो कि इतना बड़ा वो आयस होता है, और गरीबों के यहाँ आते आते इतना छोटा हो जाता है, छोटा सा टुकड़ा रह जाता है, क्योंकि बीच में जो होता है, बीच में जो होता है बहुत कुछ गलत भी होता है। सही बात। और पिघल भी जाते हैं, पिघल जाते हैं, सही बात। पिघलता है, इतना बड़ा बर्फ डिसॉल्व होते होते वो छोटा, जितना मिलना चाहिए आते आते इतना हो जाता, इतना सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए, ये बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए। तो हो सकता है कि अगर इतने सारे मिडल थिंग्स जो हम निकाल दें तो कहीं ना कहीं उनको भी वो उनको फ़ायदा हो सकता है। और जो कहता है ना कि जो सही हकदार है उनको सही मात्रा में जितना चाहिए उतना पहुंच सकता है। पर जैसे कहते हैं ना कि कई बात, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं है, बिल्कुल। पर चलिए, जो हमारी मेहनत है, जो हमारी नीयत है, जो हमारा इंटेंशन है, उसी इंटेंशन से हम काम करते रहें कि जो भी हो, जो भी कार्य हम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए करें, समाज की भलाई के लिए करें, और कहीं ना कहीं वो रास्ते निकल आते हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक से एक कारवां जुड़ता जाता है, और बस कारवां बढ़ता चला जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। उड़ान की कहानी। उड़ान की कहानी, और उड़ान की कहानी में आज निवेदिता जी हमारे साथ है, जहां पर वेलनेस स्टेप्स का इस कंपनी को उन्होंने लॉन्च किया है। वे साथ ही साथ नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की डायरेक्टर रह चुकी हैं, और साथ ही साथ आज जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के किसी भी कोने से आप उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और जी हाँ, ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म, ऐसे ही एक मंच पर हिंदू लेडीज़ काउंसिल की फाउंडर भी हैं निवेदिता जी। तो जी हाँ निवेदिता जी, की आप फाउंडर बनी हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएं। रत्ना जी, हिंदू लेडीज़ काउंसिल को हमने इसलिए बनाया था कि महिलाओं को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली यंग महिलाओं को, कि कभी ज़्यादातर वो लोग अकेले रहते हैं, सास ससुर के साथ तो रहते नहीं ज़्यादातर लड़कियाँ आजकल। तो इनको कैसे किया जाए, कौन सी पूजा कब करनी है, कौन सी तिथि होनी है, कैसी पूजा विधि कैसी करनी है, तो उनको बहुत सारे प्रश्न होते थे। तो इसलिए मैंने हिंदू लेडीज़ काउंसिल का वो प्लेटफॉर्म बनाया, एक फेसबुक पेज बनाया, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे बीच। तो एक जो आचार्य होते हैं, जो पंडित होते हैं, कभी कभी उनसे हमें नहीं पता होता तो उनसे पूछकर हम जवाब दे देते हैं। बिल्कुल। तो ये प्लेटफॉर्म है लेडीज़ के लिए। और मैंने ये भी देखा है कि लेडीज़ जो कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहती है तो वो उसमें भी वो अपना ऐड दे देती है, तो इट हेल्प्स आउट, उसको नेटवर्किंग करने में सहायता हो जाती है। तो चलिए, एक तरह से देखा जाए ना कि कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, और आपने एक ऐसा मंच क्रिएट किया जहाँ पर बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए लोग इसमें जुड़ते चले गए। और कहते हैं ना कि जैसे हमने शुरू में कहा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अभी 16,000 मेंबर्स हैं हमारे लगभग। ओहो, 16,000 मेंबर्स, यानी देखा जाए तो ये इसको कितना समय हुआ है? लगभग 5-6 साल हो गए। यानी अभी धीरे धीरे करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसमें कनेक्ट होते जा रहे हैं। और बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि आज सोशल मीडिया का ही ज़माना है, और सोशल मीडिया एक, जैसे कहते हैं ना कि जंगल में जब आग लगती है, एक छोटी सी बस चिंगारी पूरे जंगल को
कहते हैं ना कि आग फैलती चली जाती है, और ऐसा ही कारवां एक जब आप काम शुरू करते हो तो बस वो फैलता चला जाता है। और सोशल मीडिया कुछ ऐसा ही रूप है आज के समाज का। और साथ ही साथ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी निवेदिता जी से, निवेदिता जी, आज का ये जो सफ़र है यहाँ तक पहुँचा है, आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आपका क्या मानना है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो पहले तो आपको हर महिला को आत्मनिर्भर होनी चाहिए। बिल्कुल। और आत्मनिर्भर होने के लिए आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। आपका सपोर्ट सिस्टम शुरू होता है घर से, अपने खुद के घर से, अपने परिवार से, माता पिता से, भाई बहन से, और जो करीबी दोस्त होते हैं उनसे। तो अपना सपोर्ट सिस्टम आप मज़बूत बनाएं। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम मज़बूत हो तो आप आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ सकती है। बिल्कुल। और इन लॉज के भी, सास ससुर के भी, और जितने भी ननद और हाँ, ननद है, जेठानी है, सभी का। और सबसे बड़ा होता है पति का साथ। पति का साथ सबसे ज़रूरी तो होता है पति का साथ, और पूरे परिवार का साथ। बिल्कुल। ज़्यादातर यहाँ पे मैंने जो नोटिस किया है कि लोग, महिलाएं अब सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाती अपनी, अकेले शुरू करती हैं, अकेले जूझती रहती है, अकेले आगे बढ़ती रहती है, और उनको बहुत सारे हर्डल्स भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने परिवार से बात करने अच्छी तरह से कहें कि देखो मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सही। क्योंकि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। सही। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो हर कोई परिवार, हर एक परिवार आपको सपोर्ट करे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन से शुरू होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसमें पुरुषों का भी उतना ही साथ, जैसे हमने कहा कि जितना हम कहते हैं ना, भाई का साथ, पिता का साथ, ससुर का साथ, पति का साथ, ये भी एक तरह से महिलाओं को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मजबूत एक कदम है। और जो हर महिला चाहती है, मैं समझती हूँ हर एक महिला चाहती है कि इस जंग में उनका परिवार उनके साथ जुड़ा रहे। तो जाते जाते हमारी महिलाओं को आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है निवेदिता जी? आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहिए। बिल्कुल। अभी मैं AI सीख रही हूँ, तो अभी AI का ज़माना आ गया है। आप भी अपना AI कोई भी कोर्स कर लीजिए AI में, कहीं भी शुरुआत आपको जहीं भी आपको ओकेजन मिले, मौका मिले, आप शुरू कर लीजिए। क्योंकि आने वाले दिनों में जो AI लिटरेट नहीं होंगे उनको बहुत दिक्कतें होंगी, वो पीछे छूट जाएंगे आगे। बिल्कुल, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। ज़िंदगी की गाड़ी है, बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही है, और अगर हमने दौड़ना नहीं सीखा तो बिल्कुल हम पीछे रह जाएंगे। तो निवेदिता जी, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे इस मंच पर आएँ। और बिल्कुल एक नई कहानी के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपर्णा का, दीपशिका का, और साथ ही साथ महादेवन का, जो हमारे साथ टेक्निक पर हमारा साथ देते रहे। आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को। उड़ान की कहानी।